गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना बंद कर दिया, निजी व्यापार बंद कर दिया, उसके अतिरिक्त कर देना जो है वो अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स, अब क्लाइव के बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की और राजकीय कोषागार का स्थानांतर मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासन की है। राज्य सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षा और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। कॉलेजिस्ट सरकार की सबसे पहली व्यवस्था बंगाल में की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉलेजियम से तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार और कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक बंगाल की स्थापना हुई। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक इसका कार्यकाल था। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ जो वह निम्नलिखित थी। फर्स्ट है कंपनी का भारतीय रियासतों के लिए संघर्ष। 1740 से 1765 ईस्वी तक। दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या फिर इसको कहते हैं घेरे की नीति, 1765 से 1813 ईस्वी तक। तीसरा है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1858 से 1935 तक। पांचवा है बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव रखी गई। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति जो है वह कलेक्टर की दीवानी अदालतों की दीवानी 1787 ईस्वी में जिले के प्रभावी कलेक्टर को दीवानी अदालत के दीवानी न्यायाधीश में नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एक बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता जो है वह यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। अब आते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधार को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया।
यह सुधार प्रसिद्ध न्याय शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। भारत की प्रसन्न विधा सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कार्नवालिस द्वारा किया गया। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब आते हैं, यहीं पर इसकी कब्र है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक सहायक संधि करने वाला पहला राज्य स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी में था। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के साथ बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता का स्वीकार किया। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज ने पेशवा की पुनः स्थापना करने के बाद लगभग 6000 सैनिक पेशवाओं की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, वह क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, दूसरा है मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बसार 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सब सहायक संधि अपनाने वाले राज्य हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं। अब जुलाई 1828 से बंगाल का गवर्नर जनरल कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। देश में ठगी व्यवस्था समाप्त कर दी और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर भी प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिंक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग, कछार 1832 में, जयंतिया 1835 में रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन में पुनः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1834 में फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1562 में ठगों को बंदी बना लिया, अपने ठगों को फांसी दे दी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया।
1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात जो वह बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी तथा 1828 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। अब आता है आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 ईस्वी तक चला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 1823 ईस्वी में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। सुगौली की संधि जो है वह 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। 1854 ईस्वी को स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा था, अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट की फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आभार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अनुसार विलय किए गए प्रदेश हैं सतारा 1848 में, जयपुर समलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में और नागपुर 1854 में, करौली 1855 में। इन विलय के लिए प्रदेशों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यापगत प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। नेक्स्ट आता है कि भारत में रेल अब शुरुआत होती है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। भारत में रेलवे का विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका पूरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक आंग्ल सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किया गया। विवाहों के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी में महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शासित राज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग जो वह ब्रिटिश भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल बर्मा अफगान युद्ध। अब आता है अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 ईस्वी से लेकर के 1842 ईस्वी तक चला था। इस दौरान गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। अफगान युद्ध में ऑकलैंड था। लॉर्ड लिंटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी तक हुआ था, 2 साल। 1843 ईस्वी एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया।
इसके कारण 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराई, पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति, पॉलिसी ऑफ मिस्ट्री इन एक्टिविटी या आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ लॉर्ड एलनब्रो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रामकता की नीति कहा जाता है और इसी नीति को प्रायः जनता जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रामकता मतलब मैस्ट्रेली इनएक्टिविटी शब्द J.W.S. वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया। भारत में अंग्रेजों में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। फर्स्ट जनगणना 1869 से 72 तक चला था। फर्स्ट जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो जो वह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। 1876 ईस्वी में लिंटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सैंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अब आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने का अधिनियम कहते हैं तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पंग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। आकाश से वज्रपात। सर C.P. इल्बर्ट वायसराय की परिषद से विधि सदस्य थे। इन्हें 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई और इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीश की शक्ति समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 60 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगाकर 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। और दूसरे फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बताया गया कि इसमें सभी मजदूर के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने इन्हें आवश्यक नियम प्रदान किया। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को चार्ल्स मेंटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेंटकॉफ को भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास 1784 ईस्वी के कोलकाता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया तथा 1871 ईस्वी पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को स्वीकृत और केंद्रीकृत रूप से स्वीकार किया गया। जॉन मार्शल वर्ष 1902 में पदभार ग्रहण किया और इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड लिंटन को भारत का वायसराय बनाया गया तथा जॉन मैकार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों को पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई।
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आए। वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है। कोलकाता से दिल्ली भेजा राजधानी। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की थी। दोस्तों, बीपीएससी एस्पिरेंट ये था गवर्नर और गवर्नर जनरल। हमने पूरे गवर्नर जनरल को एक वीडियो में समेट करके रिवीजन कर लिया और ये सारा फैक्ट्स घटना चक्र में दिया हुआ है। तो बीपीएससी एस्पिरेंट आप भी हो, मैं भी हो, मैंने देख कर ही आपको सारा पढ़ के सुनाया है, बिना देखे नहीं पढ़ाया। तो बताओ, इसको सिर्फ आप सुन सकते हो ताकि आप ना हमेशा रिवीजन करते रहो। गवर्नर जनरल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और मैंने ये देख कर ही आपको बताया है, सॉरी पढ़े हैं हम लोग। तो चलो रिवीजन करते हैं। बीपीएससी पीटी 2026 25 अक्टूबर, अब की बार बीपीएससी पार्ट। थैंक यू दोस्तों। गवर्नर जनरल।